हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैर फ्रॉम एवी कार्ट और आज मैं आया हूँ आप लोगों से दुख बांटने। हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि एक्चुअल में इंडिया में होम थिएटर ओनर्स को इशू क्या है। तो हमने छाने फोरम्स, यूट्यूब कमेंट्स और यहाँ वहाँ इंटरनेट पे, और हमने खुद अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा कि हमारे पास लोग जनरली क्या इश्यूज़ लेके आते हैं, जो होम सिनेमा यूज़र्स होते हैं उनको क्या तकलीफ़ें आ रही हैं। तो इन सारे दुख दर्द और पीड़ा और तकलीफ़ को बांटने के लिए हमने बनाई है एक सीरीज़ जिसका नाम है बहुत ही नॉर्मल, द इंडियन होम थिएटर प्रॉब्लम्स, और आज उस सीरीज़ का है पार्ट 1। तो इन जनरल 20 to 25 ऐसे इश्यूज़ है जो हमने अभी तक फिगर आउट किए हैं कि होम सिनेमा ओनर्स को फेस करने पड़ रहा है इंडिया के अंदर में। उन 20-25 इश्यूज़ में से आज मैं 4 इश्यूज़ पर चर्चा करूंगा। तो हो सकता है कि जो 4 इश्यूज़ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उसमें से एक ना एक इशू आप भी फेस कर रहे हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। शायद आपको जो सोल्यूशन है वो आपके काम आ जाए और आपका काम बन जाए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इशू नंबर 1 है एंड इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू नन अदर देन सबवूफर। बेस पूरे सेटअप का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और यही जो है ना पूरे सिस्टम को बना और बिगाड़ देता है, पूरे एक्सपीरियंस को बना या बिगाड़ देता है। आप बेस ठीक से एक्सपीरियंस कर रहे हो, अच्छे से फील कर रहे हो तो वारे नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर बेस गड़बड़ है ना तो मन करता है कि भाई इसे बंद कर दो। मतलब कोई सेंस ही नहीं है इस उल्टी सीधी बेस के साथ में अपने सिस्टम को एंजॉय करने का मन ही नहीं करता। तो जो ये बेस रिलेटेड इशू है ना, सबसे बड़ा इशू है होम थिएटर्स के अंदर में, जहाँ पर लोगों को कंप्लेंट आती है कि जी बेस बूमी है या बेस मिसिंग है या बेस से दरवाजे खिड़कियाँ रैटल कर रहे हैं या फिर नेबर्स को परेशानी हो रही है बेस से, या बेस मेरे को एक सीट पे आ रहा है एक सीट पे नहीं आ रहा है। मतलब किसी ना किसी तरीके से बेस हमें परेशानी कर रही है। और ये कुछ 4-5 इश्यूज होते हैं बेस को लेके, स्पेशली लिविंग रूम सेटअप्स के अंदर में हमें फेस आते हैं। डेडिकेटेड में भी आते हैं पर लिविंग रूम में सबसे ज़्यादा आते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस सब गड़बड़ घोटाले के बीच में जो जिम्मेदार है वो सबवूफर खुद नहीं है। वो जो जिम्मेदार है वो है सबवूफर की प्लेसमेंट, या हमारा खुद का रूम, या हमारे सेटअप की कैलिब्रेशन किस तरीके से हुई है। ये 3 चीज़ें जो है ना, ये हैं जिम्मेदार हमारे ख़राब बेस के एक्सपीरियंस के पीछे। पहले तो हमें ये समझना होगा जो बेस है ना वो सीधी लाइन में चलता ही नहीं है, वो हर जगह फैलता है। यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, आगे पीछे हर जगह जाएगा बेस, ओमनी डायरेक्शनल, कोनों में जाके इकट्ठा हो जाएगा। और इवननेस भी नहीं है कि यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, बहुत ही सरदर्द है। तो जो सबसे पहला कंसर्न होता है ना, मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे बेस के एक्सपीरियंस को, वो होती है सबवूफर की प्लेसमेंट। आप इस बात को ना जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपके सबवूफर की प्लेसमेंट अगर ख़राब है तो दुनिया का कोई कैलिब्रेशन एक्सपर्ट ना उसे फिक्स नहीं कर सकता बिना उस सबवूफर की प्लेसमेंट को चेंज किए। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके सबवूफर की प्लेसमेंट की। इसलिए मैं जितने भी प्री प्लानिंग वाले स्टेज में होते हैं मेरे क्लाइंट्स, मैं सबसे बोलता हूँ कि यार सबवूफर के लिए जितने मल्टीपल स्पॉट्स आप छोड़ सकते हो छोड़ दो। चारों कॉर्नर्स में सिग्नल केबल का आप प्रोविज़न रखो, सबवूफर केबल का प्रोविज़न रखो, ताकि गॉड फॉरबिड किसी एक पोजीशन पे सबवूफर वर्कआउट ना करे तो हमारे पास दूसरी पोजीशन पे टेस्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी हो। तो अब इस केस में ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी पोजीशन बेस्ट है, उसका बड़ा सिंपल तरीका है। मेरे ख्याल में शायद आप लोग जानते भी हो, काफ़ी लोगों को इस बारे में पता होगा, जिसे हम बोलते हैं सबवूफर क्रॉल मेथड। कुछ नहीं करना, सबवूफर को उठा के अपने मेन सीटिंग पोजीशन पे रखना है। उसके बाद हमें रूम में थोड़ा सा हमें डोलना है। और आई एम सॉरी, हमारे यहाँ पे एक आगरा से नया इंटीरियर डिज़ाइनर आया है, वो इसी तरीके से बात करता, तो मेरे भी ज़बान पे वही चढ़ गया। मज़ा आता है ऐसे बात करने में। और हमें देखना है कि डोल डोल के कि कहाँ पर बेसिकली बेस जो है बेटर फील हो रही है। कब? जब सबवूफर रखा है जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पे आप सबवूफर रख दो और फिर आप खुद रोम अराउंड द रूम एंड फिगर आउट कि कहाँ पे आपको बेस बेटर फील हो रही है। और जहाँ जहाँ बेटर फील हो रही है ना, वहाँ पे आप सबवूफर को रख सकते हो। और उन मल्टीपल स्पॉट्स में से वो कौन सा एक स्पॉट है जहाँ पर आप सबवूफर रख सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करो कि आप 1 या 2 स्पॉट्स पे आप ट्राई करो, जो भी आपको लगे कि ये 2 बेस्ट स्पॉट है
उनमें से आप दोनों स्पॉट के ऊपर मल्टीपल मूवीज़ और म्यूज़िक के ट्रैक्स प्ले करके आप टेस्ट करो और देखो कि कहाँ पर बेस बेटर साउंड कर रहा है, कहाँ पे स्मूथ है, बूमी नहीं है, वहाँ पे आप अपने सबवूफर को फाइनली प्लेस कर दो। अब आ जाता है अगला इशू, वो ये कि होता क्या है जनरली हमारे लिविंग रूम्स में, स्पेशली डेडिकेटेड में भी होता है कि जो हमारी सीटिंग होती है ना वो बिल्कुल क्लोज टू रियर वॉल होती है। तो उस केस में भी बेस का एक्सपीरियंस हमें ठीक नहीं मिलता और उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। आप बस अपनी सीटिंग को ना दीवार से जस्ट 6 इंच या 1 फीट आप आगे ले जाओ और फिर आप एक बारी चेक करके देखो कि क्या आपको बेस में कुछ बेटरमेंट फील हुई कि नहीं हुई। और मैं आपको अश्योर करता हूँ थोड़ा सा आपकी सीटिंग को मूव करने से ना बेस का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एंड जहाँ आपको बिल्कुल डेड बेस फील हो रहा था, मतलब ऑब्वियसली डेड बेस तो क्या ही फील होगा, तो जहाँ पर बेस बिल्कुल डेड था वहाँ पे आपको बेस का एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा जो इशू है, बहुत ही क्रिटिकल इशू है, वो ये कि नेबर्स कंप्लेन कर रहे हैं सबवूफर के ट्रेमर्स पहुँच रहे हैं उन तक। भैया बड़ी दुविधा है, मैं सिस्टम को ठीक से यूज़ ही नहीं कर पा रहा। विंडो या डोर्स जो हैं आपके, ग्लास डोर्स, ग्लास विंडोज़, या फिर आपके कोई भी ऐसी चीज़ जो वाइब्रेट कर रही है, उससे आपको वाइब्रेशन रूम में आ रही है, यू आर हियरिंग दोज रैटलिंग साउंड्स। घुंघरू आ गए बहुत सारे कमरे में। अब मान लीजिए कि सोफ़ा तो खिसकाने की पॉसिबिलिटी नहीं है जी, और लगे हाथ ये भी इशू है कि नेबर्स परेशान करते हैं, या परेशान करते क्या, वो बेचारे परेशान होते हैं तो कंप्लेन करते हैं, तो ऑब्वियसली परेशानी होती है, या हमारे ग्लास विंडोज़ या ग्लास डोर जो हैं वो रैटल कर रहे हैं। तो इसका क्या करें? एक सिंगल उपाय। तो उस केस में क्या है, अगर पॉसिबल है तो आप अपने सबवूफर को अपने पास ले आएँ। सब सोफ़ा जो है आपका, मान लीजिए सीटिंग के लेफ़्ट या राइट में अगर पॉसिबिलिटी है तो आप वहाँ उसे प्लेस कर लीजिए। तो नियर फील्ड होने से क्या होगा, आपको सबवूफर का वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और आपको बढ़िया एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। और ये जो नेबर वाली शिकायत है, या ये ग्लास डोर्स और ये ग्लास विंडोज़ वाली जो ये रैटलिंग इशू है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सो नियर फील्ड सबवूफर प्लेसमेंट इज़ लाइक अ रामबाण। अगेन ऑब्वियसली अब आप लिविंग रूम में हैं, फर्निश रूम में, तो वायर खींचना काफ़ी ट्रबलसम हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है किसी भी तरीके से उस चीज़ की, तो वो आप काम कर सकते हैं। एंड अगेन आप इस तरीके से सोचो, आप अपने सबवूफर को साइड टेबल की तरह यूज़ कर लो ना, बट उसके ऊपर कुछ रखना मत। तो जस्ट किडिंग। सो एनीवेज द थिंग इज, नियर फील्ड प्लेसमेंट से आपका ये नेबर वाला और सोफ़ा बिल्कुल भी पीछे वाली दीवार से आगे नहीं कर पा रहे हो, और ये ग्लास का रैटलिंग और ये विंडोज़ का रैटलिंग इशू है, तो नियर फील्ड प्लेसमेंट से वो सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड इशू जो होता है वो होता है हमारे फ्रंट स्पीकर्स की प्लेसमेंट। और ये मेरे साथ अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस के अंदर कि भाई स्पीकर्स और वॉल के बीच में, फ्रंट स्पीकर्स और वॉल के बीच में गैप होना चाहिए। अब मैं एक साइड पे गया, वहाँ पर ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था। अब कस्टमर ने कहा क्या ज़ुबैर, तुम तो बोल रहे थे कि डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे तो मेरे पास डिस्टेंस ही नहीं है, अब तुम बोल रहे हो कि हो जाएगा, क्या मतलब खाली वीडियो के लिए है क्या? तो मैंने उन्हें समझाया कि मैंने कहा सर ऐसा है कि डिस्टेंस होना अच्छी बात है, अगर लेकिन डिस्टेंस नहीं है तो उसका भी सोल्यूशन है। ऑब्वियसली कि वहाँ पे 100% परफेक्शन तो नहीं मिलेगी, बट काफ़ी हद तक हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर वेज। फ्रंट स्पीकर्स वॉल के पास होते हैं ना, मतलब वॉल के पास से मेरा मतलब है कि 6-7 इंच, 8 इंच, 10 इंच का गैप है ना, तो उस केस में क्या होता है कि जो मिड बेस है ना वो इफेक्ट होता है, या तो वो बूमी हो जाएगा या वो हॉलो हो जाएगा। मतलब साउंड स्टेज भी जो हमारा फ्रंट स्पीकर्स का एलसीआर की जो इमेजिंग है, साउंड स्टेज है, वो हमारी ब्रेक होती है वो। तो मान लीजिए कि अगर आप स्पीकर और वॉल के बीच में गैप मेंटेन नहीं कर पा रहे, मान लीजिए 6 और 8 इंच वाला गैप आप ले पा रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप उस गैप को भी ख़त्म कर दीजिए। अपने स्पीकर्स को आप बिल्कुल रियर वॉल से चिपका दीजिए जितना चिपका सकते हैं। और उसके बाद जो टोन है ना वो इस तरीके से करिए कि जो ट्विटर है ना वो स्पेशली बिल्कुल आपका ना एग्जैक्टली आपके मेन लिसनिंग पोजीशन की तरफ पॉइंट करे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी इमेजिंग है ना वो एकदम टाइट हो जाएगी, और जो रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शंस भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, और साथ के साथ जो हमारी सेंटर इमेजिंग है, सेंटर इमेजिंग भी हमारी जो है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। लास्टली आपको क्या करना है, जो आपके मेन स्पीकर्स का, एलसीआर स्पीकर्स का जो क्रॉस ओवर है, मेक श्योर कि वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना वर्क कर रहे हो। आप उनको 80 हर्ट्ज या उसके
ऊपर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप कट ऑफ कर दीजिए, और उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली अगर सबवूफर पिक्चर में है तो बनता भी नहीं है कि आप अपने मेन स्पीकर्स को उतनी लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप स्ट्रेस करो। तो आप अपने जो मेन स्पीकर्स हैं LCR स्पीकर्स को आप 80 या 90 या 100 हर्ट्स के ऊपर आप कट ऑफ कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका बेस मैनेजमेंट भी इंप्रूव हो जाएगा, और जो वॉल प्रॉक्सिमिटी वाला जो इशू है ना, वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। तो इन 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नंबर 1 कि अगर गैप नहीं है तो स्पीकर को बिल्कुल आप वॉल से सटा दीजिए, बिल्कुल उसको पुट देम रियल क्लोज टू द वॉल, एंड देन आपको टो इन एंगल जो है इट हैज़ टू बी एग्रेसिवली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द MLP फॉर लेफ्ट एंड राइट। एंड थर्डली कि आपको जो क्रॉस ओवर है वो आपको हाई रखना है, आपको ज़्यादा सब लो फ्रिक्वेंसी अपने स्पीकर्स को हैंडल नहीं करने दे रही। मेक श्योर कि आपका जो स्पीकर्स हैं उनका क्रॉस ओवर 80 हर्ट्ज़, 90 हर्ट्ज़ या 100 हर्ट्ज़ के आसपास है, ताकि सब लो फ्रिक्वेंसी का स्ट्रेस जो है आपके सबवूफर के ऊपर चले जाए। सो इन तीनों चीज़ों से आपका ये फ्रंट स्पीकर्स का जो वीक इमेजिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और डेफिनेटली आप अगर इस सिचुएशन में हैं तो ये आप ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, सो दैट यू नो अदर्स कैन ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस इन सारे सोल्यूशंस के ऊपर। तीसरा बड़ा इशू है मिड बेस क्लैरिटी, वोकल क्लैरिटी। तो सब लोग कंप्लेन करते हैं कि जी मेरे को वोकल्स ठीक से नहीं आ रहे। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग रूम्स हियर। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सेंटर चैनल चेंज करना नहीं है, ना ही पावर एम्पलीफायर को डालना है। इशू है आपका रूम, क्योंकि इंडियन रूम्स में क्या इशू होता है ना कि इको भर भर के होता है। ये जो सारे आपके इटालियन मार्बल या टाइल्स या ग्लास डोर्स, ग्लास विंडोज़, ग्लास पेन्स, इन सब से क्या होता है? इको प्रोड्यूस होता है। और इको का मतलब क्या है कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब डायरेक्ट साउंड में रिफ्लेक्टिव वेव्स आपकी मिक्स हो जाती हैं तो क्लैरिटी जो है ना आपकी वो ब्लर हो जाती है, सारा मज़ा आपका साउंड का ख़राब हो जाता है। तो सोल्यूशन इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर आपका फ्लोर जो है वो टाइल फ्लोर है या मार्बल फ्लोर है तो आप वहाँ पे आगे रग डालिए। हो सकता है कि आपको काफ़ी बोरिंग लगे या आपको एक मेंटेनेंस ऐड करना पड़े अपने डेली रूटीन के अंदर कि जी कारपेट साफ करना, लेकिन यकीन मानिए ये आपका रग या कारपेट डालते ना आपके वोकल्स आपके तुरंत इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज ये ईको जो है ना वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ग्लास विंडोज़ की या ग्लास डोर्स की, वहाँ पर भी आपको कर्टेंस लगाने हैं। अब कर्टेंस ऐसा नहीं कि कोई भी फैंसी कर्टेन, अच्छे हैवी फोल्डेड कर्टेंस जो वाकई में एब्जॉर्प्शन का काम करे। एंड अगेन उन कर्टेंस को आप एकदम अपने ग्लास विंडो या ग्लास डोर से आप बिल्कुल चिपकाइए मत। मेंटेन अ गैप, तकरीबन 1-2 इंच का, 3 इंच का गैप आप रखिए, और फिर आप देखिए कि कितना आपका रूम का इको टेम हो जाएगा और आपको कितना अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। जो इको होने की वजह से आपके वोकल्स ख़राब हो रहे थे या फिर जो आपके ट्रेबल्स थे वो आपको इरिटेट कर रहे थे, यू नो हाई फ्रीक्वेंसी जो आपको इरिटेट कर रही थी, वो सब आपका स्मूथ हो जाएगा बहुत हद तक। एंड लास्टली अगर पॉसिबल है और आप अपने अगर फ्रंट स्पीकर्स के रिफ्लेक्शन पॉइंट्स को अगर आप मैनेज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट्स का मतलब यह है कि जो आपके फ्रंट स्पीकर से जो साउंड निकल रही हैं, साउंड वेव्स, वो सबसे पहले जहाँ पर टकरा रही हैं वो अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना तो भी बहुत इशू है आपके लिए। अगेन वही होगा कि वो रिफ्लेक्टिव वेव्स जो हैं वो आपकी डायरेक्ट वेव्स के साथ मिक्स हो जाएंगी और सारा काम का बाड़ा कर देंगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स के ऊपर आप कुछ एब्जॉर्प्शन काइंड ऑफ कुछ अरेंजमेंट करिए कि या तो रेडीमेड आपके अच्छे फैंसी एकॉस्टिक पैनल्स आते हैं, यू नो, उसमें आप कुछ भी आप प्रिंट भी करवा सकते हो अपने हिसाब से ताकि वो डेकोर का पार्ट लगे। या अगेन अगर वहाँ पे कुछ कर्टेन आ सकते हैं अभी वो लगा लीजिए, कोई बुक शेल्फ आ सकती हैं वो लगा लीजिए, आप कोई सॉफ्ट फर्नीचर आ सकता है वो लगा लीजिए। और रिफ्लेक्शन पॉइंट्स को फिगर आउट कैसे करें? बहुत सिंपल है, आपको एक मिरर लेना है, मिरर लेके आपको साइड वॉल पे चलना है और साइड वॉल पे जहाँ पर भी आपको स्पीकर दिखाई दे रहा है वो आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट है। तो आपने फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट को आपको एब्जॉर्प्शन बनाया, जैसे कि मैंने बताया, आइदर यूज़ फैंसी एकॉस्टिक पैनल्स रेडीमेड टाइप, या फिर आप कोई बुक शेल्फ डालो या कोई सॉफ्ट फर्नीचर डालो या हैवी कर्टन डालो, कुछ भी डालो, आप कुछ भी डालो, बस आपको उसे एब्जॉर्बेंट बनाना है नेचर में। दैट सरफेस शुड बी समथिंग विच कैन एब्जॉर्ब द साउंड, कि वहाँ पे साउंड टकराए तो रिफ्लेक्ट ना हो, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए, किल हो जाए। सो यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट ही ना सबसे ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है एकॉस्टिक्स के अंदर में जो हमें कंट्रोल करना है। इसके अलावा रियर वॉल में भी अगेन आप ये अब्जॉर्प्शन पैनल का कुछ ना कुछ आप अरेंजमेंट कर सकते हैं
ताकि जो रियर वॉल से रिफ्लेक्शन आए वो भी आपके टेम हो जाए। तो सेम मेथड आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखिए, अपनी इमेजिंग को मैं बताना भूल गया, अपने फ्रंट स्पीकर्स की स्पेशली इमेजिंग को प्रूव करने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपके LCR है ना, एक तो अगर पॉसिबल है उन तीनों के ट्विटर अगर सेम लेवल पे हैं, और तो और सेम लेवल पे होने के साथ साथ आपका ट्विटर है दे शुड बी ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फॉर एग्जांपल मेरे पीछे आप देख रहे हो क्लिप्स का, जैसे ये स्पीकर लगा हुआ है, RP8000F है, बीच में सेंटर है। अब आप देख रहे हो कि जो सेंटर है ना वो टेबल के सेंटर में नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था, मतलब मुझे क्या, फिजिक्स के हिसाब से जो हमारा सेंटर है ना और लेफ्ट एंड राइट के बीच में जो डिस्टेंस है वो एकदम बराबर होना चाहिए, और जो हमारा ट्विटर है स्पीकर का वो सेम एक्सिस पे होना चाहिए। मतलब स्पेशली अगर मैं खाली स्टीरियो सुन रहा हूँ तो फैंटम सेंटर की इमेजिंग इतनी बढ़िया बन रही है कि क्या ही कहने। और उसके अलावा भी मैं मूवीज़ भी देख रहा हूँ तो मतलब मेरे लिए आसानी ये हो गई कि जो टाइमिंग है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सोर्स ऑफ साउंड है वो सेम ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है। तो तीनों स्पीकर से साउंड जब निकलेगी वो सेम टाइम पे मेरे पास पहुंचेगी। तो उसके लिए क्या है, डिस्टेंस सेम होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही माइन्यूट लेवल डिटेल है जो लोग ध्यान नहीं देते जनरली, लेकिन मैं स्पेशली इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखता हूँ कि mm मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे स्पीकर्स हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हों, और जो सेंटर से लेफ़्ट और राइट का गैप हो वो भी बिल्कुल बराबर हो, ताकि एक बढ़िया आपका फ्रंट स्टेज इमेजिंग निकल के आए। थोड़ी इरेलेवेंट बात थी लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। ये इट्स लाइक अ बोनस टिप। ऑल इन ऑल आपने अब तक ये समझा होगा कि स्पीकर प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और रूम अपने आप में कितना रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। खुद स्पीकर्स कैसे हैं क्या हैं वो स्टिल सेकेंडरी है। तो अगर आपके बेसिक फाउंडेशंस आपके ठीक हैं तो आपका एक्सपीरियंस जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप एक अच्छा एक्सपीरियंस फील करने के हकदार बन जाते हो। सराउंड स्पीकर को देख के मैं देखता हूँ कि लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर अपने सराउंड स्पीकर्स को लगा देते हैं। आई मीन इट्स ऑल पॉइंटलेस यार। आपके सराउंड बने आपको सराउंड एक्सपीरियंस देने के लिए, ना कि एटमॉस एक्सपीरियंस देने के लिए। अब आता है इस वीडियो का लास्ट इशू, जो कि है बहुत ही वियर्ड। और पता है अभी भी अगर आजकल ये इशू किसी को फेस करना पड़ रहा है ना, तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी मानूंगा सिस्टम इंटीग्रेटर की, जिसने पूरा सेटअप इंस्टॉल किया है। और वो इशू है आपका AVR का ओवरहीटिंग का इशू। मोस्टली क्या होता है कि हमारे AVR को कैबिनेट के अंदर ठूस दिया जाता है, उसको आगे से बंद कर दिया जाता है और एक शो पीस बना दिया जाता है। फिर क्या, बेसिकली अब वो आपको एक बढ़िया मूवी एक्सपीरियंस देने के लिए खुद तंदूर बन जाता है, और एक ना एक दिन वो जल जल के क्या होगा, वो एंड ऑफ लाइफ ही है मामला। दम तोड़ेगा, वो ट्रिप होगा बेचारा, नहीं तो ये मुझसे नहीं हो पा रहा, सांस नहीं आ रही, वो यही बोलना चाह रहा है आपको। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि AVR को रखो कोई ऐसी जगह जहाँ पर उसे सांस आए। लेट इट ब्रीथ, इट नीड्स स्पेस। सो बेसिकली अपने AVR को आपको स्पेस देना है, और कभी भी उसे एक बूम बॉक्स मत बनाइए यार। उसे बाहर निकाल के रख दीजिए कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पर उसको सांस आए, वो हीट डिसिपेट होने का उसको चांस मिले। अगर तो आपको लग रहा है कि नहीं जी मेरे को कैबिनेट के अंदर ही रखना है, रख लो आप कैबिनेट के, लेकिन अंदर उसको फिर वेंटिलेशन भी तो दो ना। कुछ आप ऐसा सिस्टम लगाओ वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ फैन हो, कुछ ऐसा हो कि जहाँ से हीट डिसिपेट करती रहे। आप उसको ऊपर से उसके ऊपर कूलिंग फैन भी दो और एक एग्जॉस्ट फैन भी दो, ताकि आपका जो है वो आपका कूलिंग फैन जो है वहाँ से वो उसकी हीट को वो डिसिपेट करे, और जो आपका एग्जॉस्ट फैन है वो फ्रॉम द कैबिनेट जो है वो आपकी हीट को बाहर फेंके। ये थोड़ी कि आपने बस AVR को रखा, बंद कर दिया जी और सिस्टम चला रहे हैं और वो ट्रिप हो रहा है और आप कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब कंप्लेन करना इज़ नॉट द सोल्यूशन यार। यू अंडरस्टैंड कि उस मशीन की रिक्वायरमेंट क्या है। और अगेन मैं नहीं बोलूँगा, मतलब इसमें आपकी गलती नहीं है अंटिल अनलेस कि आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन ली है और किसी अच्छे इंटीग्रेटर के साथ आप काम कर रहोगे, तो आपको कभी भी वो ये चीज़ एडवाइस नहीं करेगा कि आप AVR को उठा के किसी कैबिनेट में उसका गला घोट दो, बिल्कुल भी नहीं। आपको स्पेस देना है उसे, और कोशिश तो ये करो कि कीप इट ओपन। और अगर नहीं रख पा रहे ओपन तो फिर आपको वो पेन लेना पड़ेगा ऑफ दिस वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्टिंग द हॉट एयर फ्रॉम दैट स्पेस।
तो ये इतना तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर AVR ट्रिप कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक दिन बंद ही हो जाएगा काम करना और आप फिर लगाते रहिएगा सर्विस सेंटर के चक्कर। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, AVR को आप ओपन स्पेस दोगे तो वो आपको परफॉर्मेंस देगा, आप उसका गला घोट दोगे तो वो भी आपसे बदला लेगा सर्विस सेंटर जा जाके, विच यू मस्ट अवॉइड। सो ये थे 4 सबसे ज़्यादा कॉमन इशूज़ जो इंडियन होम थिएटर्स फेस करते हैं, और आई होप के जो सोल्यूशंस मैंने इसके लिए बताए हैं वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको ये इश्यूज़ फेस आए हैं तो आप ये मेथड्स ट्राई करिए, आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड जो भी है आप फीडबैक शेयर करिए, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो अगर आपके साथ भी इन चारों इश्यूज़ में से कोई एक इशू आया है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, और इनफैक्ट आप इन मेथड्स को ट्राई करके ये भी बताइए कि आपके लिए ये सोल्यूशन काम आया कि नहीं। एंड आपके कमेंट्स से, इंटरेक्शन से ही हमें एनकरेजमेंट मिलता है और नए वीडियोस बनाने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ कीप इंटरेक्टिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, और हमसे बात करते रहिए। वी आर ऑलवेज देयर टू आंसर ऑल योर कंसर्न्स, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, ट्रस्ट मी। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करिए, और आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएँ तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आई रियली डोंट, आई केयर इन अ वे कि आप जैसा भी फीडबैक है, अनबायस्ड फीडबैक आप हमेशा हमारे वीडियोस पे अपना शेयर करते रहिए, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज जुबैर फ्रॉम AV Cart, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।